Hello students, welcome to the class, and today now just I am going to discuss a new chapter, that is the chapter on solution. So here first we should know what the meaning of solution is. Here solution का मीनिंग है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर हो और वो सब्सटेंस आपस में केमिकली रिएक्ट ना करें, तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सो नाउ वी विल डिस्कस विच वन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड विच वन इज द सॉल्वेंट। तो अब इसमें सॉल्यूशन का सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का भी होगा। तो इसलिए फिजिकल स्टेट्स को देखकर हम सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लो उसमें दोनों ही कंपोनेंट का सेम फिजिकल स्टेट हुआ, तब सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका अमाउंट देखा जाता है। तो जिस कंपोनेंट का प्रपोर्शन ज़्यादा है, सो दैट विल बी एज द सॉल्वेंट। ओके, और जो दूसरा कंपोनेंट बच गया, सो दैट इज़ योर सॉल्यूट। तो एक सॉल्यूशन बनाने में हमारे कई सब्सटेंस हो सकते हैं। देयर आर द नंबर ऑफ सब्सटेंसेस माइट बी टू मेक ए सॉल्यूशन। तो उसमें से केवल एक ही सब्सटेंस सॉल्वेंट होगा और बाकी सारे अदर्स जितने भी दूसरे सब्सटेंसेस हैं, ऑल दे विल बी टर्म्ड एज सॉल्यूट्स। तो जैसे कि एग्जाम्पल हमने वाटर लिया, वाटर में कॉमन सॉल्ट भी ऐड किया, उसमें यूरिया ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, ग्लूकोज ऐड कर दिया। तो इसमें वाटर केवल सॉल्वेंट है और बाकी जितने दूसरे जो सॉल्ट्स हैं, ऑल दे विल बी कॉल्ड सॉल्यूट्स। तो ये याद रखना, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, बट द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स मे बी एनी। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन हियर अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो मेनली all the solutions, they are categorized in your the three divisions: the solid solution, liquid solution and the gaseous solution. तो solid solution का यहाँ पर मीनिंग है कि solvent must be a solid, while the solute it may be gas or liquid or solid. तो solid solution में जो पहला यहाँ पर केस है, the gases are dissolved in solid solvent. So here examples are the gases adsorbed over the metal. तो यहाँ पर जो metal है that is the your solvent और gases that is the solute, क्योंकि गैस को एडजॉर्ब करने के बाद में वो मेटल सॉलिड स्टेट में ही रहता है, तो इसलिए सॉल्वेंट को सॉलिड लिया जाएगा, राइट, एंड द गैस विल बी टेकन एज द सॉल्यूट। द नेक्स्ट वन, व्हेन द लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन द सॉलिड। So here the examples are hydrated salt or the amalgam. Amalgam is nothing but the solution of metal and in the mercury. तो वहाँ पर जो amalgam है वो solid form में ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पर amalgam में भी जो solvent है that is the solid और जो solute mercury है it is the liquid। या फिर hydrated salt है जैसे कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, द सोडियम सल्फेट, तो इन सब में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट है वो है सॉलिड, सो सॉल्वेंट इज योर सॉलिड, और उसमें जो वाटर प्रेजेंट है इन द लिक्विड फॉर्म दैट इज़ द सॉल्यूट। इन ए सिमिलर वे नाउ वी में हैव द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट सॉलिड है और इसका एग्जाम्पल है लाइक योर एलॉयज, राइट। तो एलॉयज का मीनिंग क्या होता है, दैट इज़ योर दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ दी टू एलिमेंट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी ए मेटल एंड सेकेंड मे बी मेटल और नॉन मेटल। तो फॉर एग्जाम्पल योर द ब्रास, सो ब्रास इट इज़ योर एलॉय ऑफ द कॉपर एंड जिंक, तो दोनों ही सॉलिड है। सो दिस इज योर द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन अनदर सॉलिड। Now come to your the second category of the solution, that is liquid solution. तो liquid solution का meaning है here the solvent must be the liquid while the solute may be in any other physical state.
or that your gas, liquid or the solid. So first one, the solution of a gas in liquid. So that is your the soda water or the aerated drinks where the carbon dioxide is dissolved in the liquid. Similarly the liquid and liquid, तो यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड है. सिंपल एग्जांपल द एल्कोहल इन वाटर, तो दोनों ही यहाँ पर लिक्विड है, द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर. इसी तरह से सॉलिड्स आर नाउ डिजॉल्व्ड इनटू द लिक्विड. तो ये तो सबसे मोस्ट जनरल और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन यही है जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं. क्योंकि जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं हमेशा हमारे दिमाग में सबसे पहले यही जो फॉर्म है वो दिमाग में हमारा एंटर करता है कि कोई सॉलिड को हमने लिक्विड में डिजॉल्व किया है. फॉर एग्जांपल द सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, राइट, दैट इज मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ द थर्ड कैटेगरी इट इज़ द गैसियस सॉल्यूशन. तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मस्ट बी ए गैस while the solute may be any of the physical state. तो जैसे गैस और गैस, तो एयर है, यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट जो है गैसेस हैं. तो एयर में नाइट्रोजन दैट इज एक्ट लाइक द सॉल्वेंट, और बाकी जो दूसरी गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड सम नोबल गैसेस, ऑल दे आर द सॉल्यूट्स. सिमिलरली द अदर टाइप व्हेन द लिक्विड्स आर डिजॉल्व्ड इन द गैस. तो जैसे हम कोई मॉइस्चर या कोई भी लिक्विड हम जब स्प्रे करते हैं तो उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दे आर जस्ट फ्लोइंग इन द एयर, राइट, और फ्लोटिंग इन द एयर. तो वहाँ पर लिक्विड वो है सल्यूट और बाकी जो एयर है इट इज़ द गैस. सो हियर लिक्विड forms a solution with the air. And similarly the solid in the gas, just example here iodine vapors in air. तो आयोडीन वो सॉलिड है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल वो एयर या किसी गैस में फ्लोट करते हैं. सो दीज वेयर द वेरियस टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ कम टू योर द नेक्स्ट वन, कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मीनिंग है कि सल्यूट का कितना अमाउंट किसी स्पेसिफाइड सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, राइट. तो दैट इज दैट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी solvent or solute, but you have to take any specified amount, right. Either you take the 1 kg of the solvent or 1 liter of the solution or 100 ml of the solution. तो यहाँ पे हमें solute और solvent का amount specify करना है. अब हमको देखना है कि उसमें कितना amount of solute present है. So this is called the concentration of the solution. Now this concentration we may express in the various terms. So the first one just I am going to define the strength. तो strength का यहाँ पर meaning है the amount of the solute. अब ये amount हमें इसको ग्राम में लेना है, right, or you may call it the mass of the solute. So mass of the solute present in 1 liter of the solution. So that term is called strength. So strength can be calculated the mass of the solute in gram divided by the volume of solution in liter. And now what will be its your unit? In the numerator we are having the gram, while in the denominator that comes the liter. So unit will become gram per liter. Now if we check how it depends upon the your change in temperature, so here is the volume. So volume always affected by the change in temperature. तो वॉल्यूम जनरली इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर. तो जब वॉल्यूम हमारा ज़्यादा हो जाएगा इसका मीनिंग कि स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. सो इट मीन स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर. नाउ द नेक्स्ट वन इट इज़ द मास परसेंट. मास परसेंट को हम W/W परसेंट में भी एक्सप्रेस करते हैं. तो यहाँ पर हम सल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का ही अमाउंट जो है वो मास में या ग्राम में हम उसको एक्सप्रेस करेंगे. तो मास परसेंट का यहाँ पर मीनिंग है द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एनी कंपोनेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. कि अगर सॉल्यूशन का हमारा 100 पार्ट्स है बाय मास तो उसमें सल्यूट का कितना पार्ट है.
So that ratio is called the mass percent and it is calculated by this relation. तो जिस कंपोनेंट का हमें मास परसेंट निकालना है उसका मास डिवाइड बाई द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. सो दिस your relation will give you the mass percent or the W/W ratio. Similarly, in place of mass, if we replace it with the volume, so now it is called the volume percent. So volume percent का meaning है the number of parts by volume of a component in 100 parts by volume of the solution. कि यहाँ पर हम solution का 100 part लेंगे by volume, तो उसमें सल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है बाय वॉल्यूम. सो दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम परसेंट. तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन से, द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. ये 100 क्यों किया गया है? जस्ट टू फाइंड आउट द परसेंट. ओके, नाउ सिमिलरली द थर्ड वन वी मे डिफाइन हियर द मास बाय वॉल्यूम परसेंट. सो मास बाई वॉल्यूम परसेंट मीन्स यहाँ पे सल्यूट का अमाउंट हमको लेना है मास में और सॉल्यूशन का अमाउंट लेना है उसका वॉल्यूम. सो इट मीन्स इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. सो इट मीन्स परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इट इज मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम डिवाइड बाई द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100. सो दिस विल गिव यू दी मास वॉल्यूम परसेंट. तो ये जो अभी तक हमने परसेंट में ये सब वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर सल्यूट का कुछ एप्रिसिएबल अमाउंट होता है. कुछ सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे भी होते हैं जहाँ पर अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इज वेरी वेरी स्मॉल. तो 100 पार्ट्स में सल्यूट का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होगा. टू जस्ट फॉर एग्जाम्पल टू राइट 0.0002 लाइक दैट. तो यहाँ पर अब ये जो वैल्यू इतनी छोटी है कि उसको एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंट फील होता है. तो इस तरह के सॉल्यूशन जहाँ पर सल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है, तो उस कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में. तो जैसे परसेंट में हम क्या 100 पार्ट्स देखते हैं, यहाँ पार्ट्स पर मिलियन शॉर्ट में कहते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन. तो यहाँ पर हम 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं. तो यहाँ पर द पार्ट्स पर मिलियन it can be expressed in terms of the mass or by volume. So here the ppm is defined as the number of parts by mass or by volume of one component per million parts by mass or volume of the solution. So here the ppm of any component that can be calculated as mass or volume. तो इन दोनों में कोई एक लेना है, ठीक है. अगर हम न्यूमरेटर में मास लेंगे तो डिनोमिनेटर में भी मास लेंगे. अगर सल्यूट का हम वॉल्यूम करेंगे कंसीडर, तो सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे. तो मास और वॉल्यूम में कोई एक अमाउंट में उसको हम एक्सप्रेस करेंगे. तो ppm कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास और वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट. जिस कंपोनेंट का हमको ppm निकालना है उसका यहाँ पर हम न्यूमरेटर में वैल्यू लिखेंगे एंड डिवाइड बाई द टोटल मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, क्योंकि हमको 1 मिलियन पार्ट्स में देखना है. जैसे हम परसेंट में यहाँ पे इंटू 100 करते हैं क्योंकि हमें 100 पार्ट्स बाई वॉल्यूम और बाई मास ऑफ सॉल्यूशन. नाउ वी आर ऑब्जर्विंग हाउ मच अमाउंट ऑफ द सल्यूट. सिमिलरली हियर वी आर ऑब्जर्विंग द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन. सो दैट्स वाई हियर दिस योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज the 10 to the power 6 or the 1 million. Now the next one here we may try to define here the mole fraction. तो mole fraction का मीनिंग है तो ये mole fraction क्या है? सिंपल एक रेशियो है. तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. सपोज हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया है जहाँ पर दो कंपोनेंट हैं ए और बी. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम एक्सप्रेस करेंगे. तो मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं बाय द सिंबल एक्स. तो एक्स ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. सो इट कैन बी डिटर्मिन्ड
from this relation, that is number of mole of the A divided by the total number of mole present in the solution. तो दो ही कंपोनेंट है, that is Na plus Nb. तो Na divided by Na plus Nb, it is called the mole fraction of A. Now अब यहाँ पर न्यूमरेटर में भी नंबर ऑफ मोल है, डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ मोल है, so that's why it has no unit. Similarly, now we may express the mole fraction of B, Xb, that will be number of mole of B divided by the total number of mole present in the solution, that is Na plus Nb. अब इन दोनों मोल फ्रैक्शन को अगर हम सम करें, that is Xa plus Xb, so it comes out to be Na divided by Na plus Nb plus Nb divided by Na plus Nb. If you simplify, so that will become 1. तो इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर किसी सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर हर कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को हम सम करेंगे, सो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. ओके, नाउ वी मे डिफाइन द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज द मोस्ट common form of the concentration, and is called molarity. So always this thing, now you may keep in mind, it is the most general form of the concentration, and you have been taught in your first year level also. So molarity, it is denoted by the capital M. Here its meaning is the number of mole of the solute dissolved in 1 liter of the solution. So molarity can be your calculated by this relation, number of mole of solute divided by volume of solution, and that should be taken in liter and not in any other unit, right? This volume of the solution should always be expressed in terms of liter unit. So in the short form, in the formula form, we may express here N by V. N is the number of mole of the solute, and V is the volume of solution expressed in liter. Now what will be its your unit? तो न्यूमरेटर में मोल है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम लीटर में है, सो यूनिट इसका हो जाएगा मोल पर लीटर. ओके, नाउ हियर अगेन द वॉल्यूम कम्स हियर. तो वॉल्यूम दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इट मीन्स this molarity also gets affected with change in temperature, so the molarity decreases with temperature. Now the next one here, the molarity of mixing the solution. अगर मान लो हमारे पास एक ही सल्यूट के दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हैं और उनको अगर हमने आपस में मिक्स कर दिया, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा? सो दैट कैन बी यो, जैसे हमारे पास पहला एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन m1 है और उसका हमने वॉल्यूम v1 लिया, और इसी तरह से दूसरा जो सॉल्यूशन है, सपोज इसका मोलर कंसंट्रेशन m2 है और इसका वॉल्यूम है v2. जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे तो रिजल्टिंग मिक्सचर का जो मोलर कंसंट्रेशन, लेट इट बी योर m3. सो ऑल दीज आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m3 टाइम्स v1 प्लस v2. यहाँ पर m1 इंटू v1 क्या है? अगर हम देखें यहाँ पे मोलैरिटी के फार्मूले में मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें, व्हाट वी आर गेटिंग? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट. सो इट मीन्स m1 v1 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इन द सॉल्यूशन 1, और ऐसे ही m2 v2 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन 2. तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ मोल of this solute, and if you divide by v1 plus v2, that is the volume of this solution, then so this will give you the molar concentration of the resulting solution. Okay, now the next term here we may define, it is your molality. तो ये भी तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो. तो मोलालिटी को हम डिफाइन करते हैं बाय द स्मॉल m. तो इसको हम डिफाइन करते हैं बाय द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ये सॉल्यूशन नहीं है बल्कि सॉल्वेंट. तो इसका जो फार्मूला मोलालिटी का हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और इन द शॉर्ट फॉर्म n बाई w. यहाँ पर इसका यूनिट मोल पर kg, राइट. यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल है, ये मास है, तो ये दोनों ही क्वांटिटी टेम्परेचर में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट मीन्स द मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट.
The next one here, the normality. So normality, just in a brief I will define, because it is not included in your the NCERT syllabus, but somewhere you may get this term normality. So normality is defined just as the molarity, the number of equivalents of solute divided by volume of solution in liter. And number of equivalent, it is your similar to the term number of mole. It is mass of the substance divided by equivalent mass of the substance, and equivalent mass is defined as a molar mass divided by a factor n, and that n must be a whole number like 1 2 3 4. तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास होगा एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी, तो वहाँ पर n की वैल्यू वैलेंसी है. अगर एसिड है तो n इज योर बेसिसिटी ऑफ द एसिड. अगर कोई बेस है इट इज योर एसिडिटी ऑफ द बेस. अगर कोई सॉल्ट है सो इट शुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर द कैटायन और एनायन. इन ए सिमिलर वे, अगर ये कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो वैल्यू ऑफ n इट इज़ नथिंग बट द चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. और जैसे हमने मोलारिटी इक्वेशन डिफाइन किया था, ऐसे ही हमने यहाँ पर नॉर्मेलिटी इक्वेशन डिफाइन किया है. जस्ट यू कीप इन माइंड, ऑलवेज इन एनी केमिकल रिएक्शन ऑलवेज द सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सब्सटेंसेस मस्ट रिएक्ट विद वन अनदर. तो एक सब्सटेंस का अगर हम वन इक्विवेलेंट मास लेंगे तो दूसरे सब्सटेंस का भी वन इक्विवेलेंट मास ही उसके साथ रिएक्ट करेगा. So that's why here the equation will become N1V1 equal to N2V2. Okay, this reaction, this equation we are using in the calculation of normality of one of the unknown solution when it reacts with another solution. So in a similar way, when we are mixing the two solution of different normality, so here the relation is N1V1 plus N2V2 equal to N3 times V1 plus V2. So this is your similar to that of the molarity equation. And normality में भी यहाँ पर वॉल्यूम टर्म आ रहा है. इसका मीनिंग कि ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है and its value will decrease with rise in temperature. So that's all for the